तो बच्चा लोग, आज की क्लास बात करेंगे बैंकिंग चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, या इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब बात यह है कि मनी सप्लाई को या फिर क्रेडिट को, लोन्स को हम कंट्रोल क्यों करते हैं। हम तो नहीं, खैर आरबीआई, देश की सेंट्रल बैंक, कंट्रोल क्यों करती है। देखो यार, सीधी सी बात है, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी। अच्छा, ये पता है इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन कब होती है, महंगाई कब होती है भैया? जब सब लोगों के पास पैसे होते हैं ना, जब लोग डिमांड ज्यादा करने लगते हैं ना, तो इन्फ्लेशन हो जाती है, महंगाई हो जाती है। तो क्या करो, लोगों से पैसे छीन लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ ऐसी पॉलिसीज लाए जिससे लोगों का पैसा आरबीआई के पास पहुंच जाए। क्या होगी? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। यानी कि मनी सप्लाई को कम करके, क्रेडिट को कम करके हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वही बात करें दूसरी सिचुएशन की। यार, इकोनॉमी के अंदर कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, इकोनॉमी के अंदर खर्चा ही नहीं हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम हो रहा है। आरबीआई क्या करेगी? मनी सप्लाई को बढ़ा देगी, लोगों को कम इंटरेस्ट पर लोन्स प्रोवाइड करेगी। जब लोगों के पास पैसा जाएगा ना, तो लोग डिमांड करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। यानी कि डिफ्लेशन की सिचुएशन, जो सस्ता मार्केट है उसकी सिचुएशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। बात समझ रहे हो? टॉपिक समझ रहे हो क्या है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई। क्यों कंट्रोल करेगी? ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। अब यहां पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आपको दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। एक है क्वांटिटेटिव और दूसरे हैं क्वालिटेटिव। देखो यार, यहां पर है आपके लगभग 6 से 7 पॉइंट और यहां पर है आपके मात्र 3 पॉइंट। तो अब आपको 6 + 3 9 पॉइंट को अच्छे से समझना है। ठीक है, बट उससे पहले बात करते हैं कि आखिर ये होते क्या है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, पहले ये समझो। देखो, ये वो इंस्ट्रूमेंट है मनी सप्लाई के या क्रेडिट कंट्रोल के, जो कि ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी को इंपैक्ट करते हैं। हमारे देश की जब ओवरऑल मनी सप्लाई को इंपैक्ट करेगी, ओवरऑल मनी सप्लाई के द्वारा इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, वो आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, आप हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि सर कैसे। देखो यार, जब पूरे देश की बात करेंगे, जब पूरे देश में ही कोई नियम हमें लागू करना होगा, वो आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, लेकिन जब दूसरे की बात करते हैं ना, क्वालिटेटिव की बात करते हैं ना, वहां पर आता है सिलेक्टिव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी कि वहां पर पूरे देश को हमें मतलब नहीं है, हम सोसाइटी के कुछ सेक्शंस के द्वारा, कुछ सेक्शन को फोकस करके हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? यहां पर ओवरऑल मनी सप्लाई है। तो चलो पहले इसी के पॉइंट पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के सारे पॉइंट पढ़ते हैं। आओ, एक बात और बता दूं। देखो यार, बच्चे ना सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा डरते हैं, सबसे ज्यादा हार्ड लगता है इस चैप्टर में, तो वो यही टॉपिक है। लेकिन आज बिल्कुल आसान बना देंगे, और आसान बनाने के लिए सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं। देखो यार, जितने भी पॉइंट हो, 6 पॉइंट हो, 7 पॉइंट हो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, जितने भी पॉइंट हैं आपके, हर एक पॉइंट में एक बात कॉमन है जिससे आप डरते हो कि भैया ये याद नहीं होता, राइज करो तो क्या होगा, फॉल करो तो क्या होगा। सीधी सुनो, कोई भी रेट हो, बैंक रेट, रेपो रेट, कोई भी रेट हो, अगर वो बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, अगर वो कम होगी तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। सबसे बड़ी पंचायत यहीं खत्म। चाहे तो वो सीआरआर हो, चाहे वो एसएलआर हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे बैंक रेट हो, कुछ भी हो, इंक्रीज का मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल, डिक्रीज का मतलब डिफ्लेशन कंट्रोल। यार आसान भी हो गया, आई से इंक्रीज, आई से इन्फ्लेशन, डी से डिक्रीज, तो डी से डिफ्लेशन कंट्रोल। बहुत बढ़िया भाई। अब एक काम करो, एक एक से सारे के सारे पॉइंट पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में तो हमें ये लिखना पड़ेगा ना, बैंक रेट होता क्या है, फिर लिखोगे इंक्रीज करने से क्या होगा और डिक्रीज करने से क्या होगा। आओ, सबसे पहले बैंक रेट। सो बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पे आरबीआई मनी प्रोवाइड करती है कॉमर्शियल बैंक्स को। देखो ध्यान से सुनना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी प्रोवाइड कर रहा है किसको? कॉमर्शियल बैंक को। ये लो भाई, ये है आरबीआई,
ये है हमारी कॉमर्शियल बैंक, बोले तो एचडीएफसी बैंक मान के चलो, ठीक है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई पैसा दे रहा है एचडीएफसी से। अच्छा, एचडीएफसी से लोन कौन लेते हैं? हम सभी लोग, यानी कि हाउस होल्ड, ठीक है। अब जरा बात ध्यान से सुनना, ठीक है, बात जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। देखो यार, अगर आरबीआई क्या करे, आरबीआई क्या करे, बैंक रेट बढ़ा दे, आरबीआई क्या करे, बैंक रेट को बढ़ा दे, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे, क्या कॉमर्शियल बैंक्स लोन ले पाएंगी? क्या कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेंगी? आप कहोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, अब नहीं लेंगे पैसा, है ना, या फिर कम पैसा लेंगे। अगर यहां पर पैसा कम होगा तो क्या इनको पैसा ज्यादा मिल पाएगा? जब यार कॉमर्शियल बैंक के पास ही पैसा कम होगा, क्या इनको पैसा मिल पाएगा? नहीं। क्या होगा भैया, इनके पास पैसा नहीं होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। बात समझ रहे हो? हर पॉइंट में यही लॉजिक है बच्चा, समझ गए ना। सो अगर गलती से बैंक रेट बढ़ता है, ठीक है, या फिर आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, क्या करेंगे? बैंक रेट को बढ़ा देंगे। बैंक रेट बढ़ाओगे तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक्स का खर्चा ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा आएगी, जिससे कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेंगी, और लोन कम लेंगी तो यहां हाउस होल्ड्स को भी लोन कम मिल पाएगा, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। बात समझ गए ना? तो एक बार रीड आउट करो, एक इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन है फॉल इन बैंक रेट, तो फॉल में भी बात समझ गए होगे, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप सभी लोग जल्दी से रीड आउट करो, देखो। सो बैंक रेट रिफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले ये होता क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे आरबीआई पैसा प्रोवाइड कर रहा है कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है। इट रिलेट्स टू इंस्टेंट या इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। जब कॉमर्शियल बैंक को इमीडिएट लोन की जरूरत पड़ती है, तुरंत पैसों की आवश्यकता होती है, तो वो आपकी बैंक रेट कहलाती है, ठीक है। अब एक काम करो, इंक्रीज और डिक्रीज और देख लो, ये आपको विजिबल तो क्लियरली है ना, दिख रहा है। चलो, सो भाई सबसे पहले राइज, बैंक रेट बढ़ती है, क्या होगा? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, है ना। कॉमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगी तुरंत, ये बढ़ाएंगी तो भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा हो जाएगी, है ना। पहले हमें इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा था, अब इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, अरे भैया मुसीबत होगी, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा तो हम लोन नहीं लेंगे, नहीं लोगे लोन नहीं लेंगे तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो भैया डिमांड कम हो जाएगी, फॉल इन डिमांड, और डिमांड कम होगी तो फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। एक किसी का याद रख लो, ज्यादातर यही आपके काम आएगा, ठीक है। ऐसे ही डिफ्लेशन का है, जस्ट एकदम अपोजिट कर दो। बात समझ गए? अगर एक पॉइंट आप अच्छे से समझ गए ना, तो बाकी जितने भी पॉइंट हैं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको यही तो देखना है, बढ़ाओगे तो क्या होगा, ठीक है। चलो तो सेकंड पॉइंट पर आओ। सेकंड पॉइंट हमारे पास है, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखो ये पॉइंट देख लो, और हाँ यार एक दो बार मैंने एग्जाम में क्वेश्चन भी देखा, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव। तो ध्यान रखना, ये एकमात्र ओपन मार्केट ऑपरेशन ऐसा है जो लगता है यार क्वालिटेटिव होगा, लेकिन ये क्वांटिटेटिव है, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारी रेट हैं, ठीक है, जैसे एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बस इसका स्पेशली ध्यान रखना। ओपन मार्केट ऑपरेशन आपके क्वांटिटेटिव का पार्ट है, ठीक है। सुनो, ओपन यानी कि खुला, मार्केट यानी कि बाजार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? खुले बाजार में सामान को खरीदती और बेचती है। सामान का मतलब ऐसा नहीं है कि दुकान लगा के बैठ गई आरबीआई, ना भाई। कुछ बॉन्ड्स होते हैं, कुछ एनएससीज, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होती है, जो आरबीआई मार्केट में सेल करती है। जिसे खरीदना हो खरीद लो भाई। आरबीआई क्या करती है? कम टाइम में ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है इन चीजों पे, ठीक है। आरबीआई को लगता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब अगर आरबीआई को लगता है कि यार इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है, महंगाई है इकोनॉमी के अंदर, आरबीआई क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा एनएससी देगी, ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड्स बेचेगी। लो भाई खरीदो एनएससी, 6 साल में पैसा डबल, 8 साल में पैसा डबल, 10 साल में पैसा डबल, ज्यादा से ज्यादा भैया बेचेगी। क्या होगा? लोग खरीदेंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे, खरीदेंगे, क्या होगा? पैसा जाएगा आरबीआई के पास, पैसा जाएगा गवर्नमेंट के पास। तो भैया जो इन्फ्लेशन थी ना, डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी।
ठीक है। तो अगर आरबीआई सेल करती है एनएससीज वगैरह तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, और अगर उसी मार्केट से वापस से परचेज कर ले अपने ही दिए हुए एनएससीज, अपने ही दिए हुए बॉन्ड्स, तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगी। रीड आउट करो। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी समझ गए, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, शेयर्स या फिर एनएससीज, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई करती है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। अब देखो सेल होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, और परचेज होगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगी। बाकी चाहो तो रीड आउट भी कर लो, एक रीड आउट कर लो। देखो सेल करेगी तो लिक्विडिटी सोख लेगी, है ना भैया, लोगों के पास कैश नहीं रहेगा, कैश गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, जिससे क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिससे मनी सप्लाई कम होगी और जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। चलो भाई अब बढ़ते चलो, बढ़ते चलने से पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन को थोड़ा और समझ लो। ओपन मार्केट ऑपरेशन आपके दो टाइप के होते हैं, देखो ये लिखे हुए, टू टाइप ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। पहला होता है आपका आउटराइट और दूसरा होता है आपका रेपो ओपन मार्केट। दोनों को समझ लो जल्दी से, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये है बच्चा आपका आउटराइट, ठीक है। ये जो होता है ये आपका परमानेंट नेचर का होता है। परमानेंट समझ गए ना, 6 साल है तो 6 साल बाद ही आपका रीबैक होगा, या फिर बॉन्ड्स हैं तो भैया आपको परमानेंट बॉन्ड्स मिल गए, आपको अब इंटरेस्ट मिलता रहेगा, वो आपका पैसा रीबैक नहीं होगा, ठीक है। एक बार समझ लो, देखो outright open market operation are permanent in nature, these are as discussed above, यही डिस्कस किया गया है above, ठीक है। the other type is repo open market, जो रेपो ओपन मार्केट होते हैं ना, ये बच्चा शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रेपो वाली ये प्रॉमिस होती है कि हम आपको इतने समय बाद पैसा वापस दे देंगे, ये प्रॉमिस है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए है, ये परमानेंट है आउटराइट, ठीक है। और बाकी यार बहुत ज्यादा डिटेल में आपको इसको यहां पर नहीं पढ़ना, बस समझ लो होता क्या है, ठीक है। चलो आगे आओ, अभी हमारे पास रेपो रेट, ठीक है। जो बैंक रेट था वैसे ही सेम है रेपो रेट। अंतर क्या है भैया, देखो अंतर समझ लो पहले तो, द रेट एट विच आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन्स प्रोवाइड करती है, ये ध्यान रखना, ठीक है, टू दी कॉमर्शियल बैंक्स बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो यार अभी बताया था ना, ये वाला पॉइंट देखो जरा, ये बताया था ना रेपो ओपन मार्केट, ये वही है यार। देखा जाए तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से, ठीक है, जो यहां पर सिक्योरिटीज बेची गई थी उन्हीं को खरीदने के लिए, सिक्योरिटीज को ही खरीदने के लिए जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा प्रोवाइड करती है उसी को बोलते हैं रेपो रेट। बात समझ गए, बेसिकली शॉर्ट टाइम के लिए देती है आरबीआई पैसा, किसको, कॉमर्शियल बैंक को। बैंक रेट क्या था, आरबीआई पैसा दे रही थी किसको, कॉमर्शियल बैंक को। रेपो रेट क्या है, आरबीआई पैसा दे रही है किसको, कॉमर्शियल बैंक को। बात तो एक ही है, लेकिन यहां पर पैसा क्यों प्रोवाइड कर रही है, ताकि जो सिक्योरिटीज बेची थी ना मार्केट में उनको वापस से खरीदा जा सके, उनका रिडम्पशन, उनको रीबैक किया जा सके। सो डिफरेंस याद रखना यार, बैंक रेट में और रेपो रेट में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखोगे, इसी को बच्चा इसीलिए रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। क्या कहते हो, रीपर्चेज रेट। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो रेट होता है जिसके द्वारा सिक्योरिटीज को, अपने ही बॉन्ड्स को, अपने ही एनएससीज को वापस से खरीदा जाता है, रीपर्चेज किया जाता है, ठीक है। बाकी राइज और फॉल तो समझ गए, जो बैंक रेट वाला है वही रेपो रेट वाला है, ठीक है। इसके बाद आओ, अभी है रिवर्स रेपो रेट। देखने से लग रहा होगा कि सर एकदम जस्ट अपोजिट होगा, नहीं भाई बिल्कुल अपोजिट नहीं है। रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, अब ध्यान से सुनो। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा रखती है रिजर्व बैंक के पास। यहां पर क्या था, रिजर्व बैंक पैसा दे रहा था कॉमर्शियल बैंक को, यहां पर कॉमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा रखता है किसके पास, आरबीआई के पास। आपको लग रहा होगा सर थोड़ा बहुत अपोजिट है, ट्रीटमेंट हो सकता है अपोजिट हो, ना भाई ट्रीटमेंट सेम है। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ाओगे तो भी इन्फ्लेशन ही कंट्रोल होगी। कैसे होगी, सुनो। कौन सा रेट है जिस पे कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा दे रही है किसको, आरबीआई को। अब मान लो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी जाए, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दी जाए, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा,
क्या करेंगी कॉमर्शियल बैंक? कॉमर्शियल बैंक अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई को देंगी। जब कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई को दे देंगी तो क्या लोगों के पास पैसा जाएगा? क्या लोगों को लोन मिलेगा? भैया फिर तो लोगों को कम लोन मिलेगा। लोगों को लोन कम मिलेगा तो डिमांड कम होगी, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। बात समझ गए ना? तो ट्रीटमेंट सेम है। रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज तो डिफ्लेशन कंट्रोल। देख लो बच्चा, पढ़ भी सकते हो। फॉल होता है तो बच्चा डिफ्लेशन कंट्रोल होगी, और अगर ये राइज होता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। ठीक है, चलो आओ बाकी ये भी रीड आउट कर लो। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसपे एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट फ्रॉम दी कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट किससे? कॉमर्शियल बैंक से। चलो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो और नेक्स्ट आओ। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, पहले ही क्लास में पढ़ाया था भाई, याद है ना? आपको मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक पढ़ाया था, वहां पढ़ाया था CRR। ये वो परसेंटेज होता है, ये वो रेशियो होता है जिसपे कॉमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का, ध्यान सुनना, कॉमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ पार्ट अपने पास बचा के रखती है। कुछ पार्ट, ये वो पार्ट होता है जो कॉमर्शियल बैंक लोन नहीं देती, अपने पास बचा के रखना है। तो जो पार्ट अपने पास बचा के रखना पड़ता है ना, उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। रिजर्व का मतलब ही बचा के रखना होता है। ठीक है, आओ। सो मिनिमम परसेंटेज है जो कि बैंक की टोटल डिपॉजिट का टू कीप्ट विद द आरबीआई, सॉरी अपने पास नहीं रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है, वो है आपका कैश रिजर्व रेशियो। मान के चलो बैंक के पास 1 करोड़ रुपए, मान के चलो एचडीएफसी बैंक के पास 1 करोड़ रुपए, आरबीआई ने कहा 10% है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो कितना है? 10%। 1 करोड़ का 10%, 10 लाख रुपए कॉमर्शियल बैंक को कहां रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास। ये है सीआरआर। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज वही सेम है यार, इंक्रीज करोगे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, डिक्रीज करोगे आपकी डिफ्लेशन कंट्रोल होगी। तो बाकी यार पूरा सेम है, बस ध्यान रखना कि सीआरआर होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आओ एसएलआर। जो सीआरआर था वही मान के चलो एसएलआर, क्योंकि सीआरआर में कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मतलब कानूनी। ठीक है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है लिक्विड एसेट्स, वो एसेट्स, वो संपत्ति जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, वो एसएलआर कहलाती है। जैसे भैया गोल्ड हुआ, जैसे गोल्ड हुआ, गोल्ड के अलावा और भी काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, ट्रेजरी पेपर हुए जो कि बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आपके लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक को क्या करना होता है? अपनी कुछ लिक्विड एसेट्स आरबीआई के पास रखनी पड़ती है। यहां कैश रखा था या लिक्विड एसेट्स रखी है, मतलब क्या है? एक ही है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होगा। ये देखो, ये दे रखे हैं आपको एग्जांपल, रीड आउट कीजिएगा। बाकी राइज करोगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, और अगर गलती से डिक्रीज करोगे तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगी। सो 6 पॉइंट बिल्कुल बच्चा 6 ही पॉइंट थे। ठीक है, अब सेकंड इंस्ट्रूमेंट्स पर आओ। सेकंड कौन से हैं? आपके हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या बताया था? जो कि सिलेक्टिव सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी पर फोकस करते हैं, पूरे देश पर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ लोगों पर। ठीक है, देखो रीड आउट करो। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फोकस ऑन सिलेक्ट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के सिर्फ कुछ सेक्टर पे फोकस करती है, वो आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, बहुत आसान है यार। देखो पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट, सबसे आसान पॉइंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है? सुनो, एक बात बताओ यार, मान के चलो मुझे 5 लाख रुपए का लोन लेना है बैंक से। कितने का? 5 लाख का। तो बैंक कहती है लाओ भाई जमीन के पेपर दे दो, गिरवी रख दो। लाओ भाई गोल्ड लोन चाहिए, गोल्ड रख दो गिरवी। मान लो जमीन के पेपर गिरवी रखना है, या फिर कार के पेपर गिरवी रखना है, या फिर गोल्ड गिरवी रखना है। 5 लाख का लोन लेंगे तो क्या 5 लाख की ही जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, या उससे ज्यादा की गिरवी रखनी पड़ती है? अरे भैया सीधी सी बात है यार, 5 लाख लोन लोगे तो कम से कम 7 या 8 लाख की जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। लोन कितने का लिया? 5 लाख रुपए का। ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी कितनी हमने जमा कर दी? मान लो 8 लाख रुपए। ठीक है, बीच का गैप कितना है? 3 लाख रुपए। ये कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, यही कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। प्रॉब्लम ये है, मार्जिन रिक्वायरमेंट जितना बढ़ाओगे ना, मान लो 5 लाख का लोन लेना है तो कॉमर्शियल बैंक कह रही है तुम्हें कम से कम 12 लाख की जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी।
मुसीबत हो जाएगी बेटा। मुसीबत क्या हो जाएगी? क्योंकि जितनी ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी उतना ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। गलती से लोन नहीं दे पाओगे ना, 12 लाख की जमीन चली जाएगी, समझ गए ना। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाओगे तो लोग लोन कम लेंगे, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, और मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दोगे तो लोन ज्यादा लेंगे लोग। ठीक है, यही देख लो, राइज होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल है, और फॉल होगा डिक्रीज होगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल है। तो ये यार प्रॉब्लम ना हमारी बहुत आसानी से सॉल्व हो गई। कोई भी पॉइंट हो, राइज हो रहा है इन्फ्लेशन कंट्रोल है, और फॉल हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो डिफ्लेशन कंट्रोल है। चलो नेक्स्ट आओ भाई, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, या इसी को हम क्रेडिट क्वार्टास भी बोलते हैं। होता क्या है पहले वो समझो। देखो यार, आज से कई साल पहले की बात करें, कई साल पहले की बात करते हैं, तो पहले ना जब हम लोग कॉमर्शियल बैंक से लोन लेने जाते थे ना, तो कॉमर्शियल बैंक हमसे ये नहीं पूछता था कि तुम्हें लोन क्यों चाहिए। आज की डेट में तुम लेने जाओ, जैसे तुम बैंक के अंदर एंटर करोगे ना, बैंक वाले सबसे पहले तो 5 खर्रे रख देंगे तुम्हारे सामने। हाँ सर जी, आपका बैंक में स्वागत है। आप होम लोन लोगे, पर्सनल लोन लोगे, कार लोन लोगे, या फिर पता नहीं फलाना ढिकना कौन सा लोन चाहिए आपको। तो यार ये तो बड़ी मुसीबत है। कार लोन चाहिए तो कार के पेपर दो, होम लोन चाहिए तो घर के कागज दो, बड़ी मुसीबत है यार। तो ये कहलाता है, मतलब आपको किस प्रकार का बिजनेस लोन चाहिए, किस टाइप का लोन चाहिए, ये कहलाता है क्रेडिट क्वार्टास या राशनिंग ऑफ क्रेडिट। जब ये क्वार्टास नहीं थे ना, जब हमें ये वैल्यू नहीं बतानी पड़ती थी, तो लोग लोन ज्यादा लेते थे, लेकिन उस पैसे का ना दुरुपयोग करते थे, मतलब स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस में लगा देते थे। ठीक है, इसलिए आरबीआई लेके आई राशनिंग ऑफ क्रेडिट, जिससे अब लोगों को रीजन बताना पड़ता है कि हमें लोन क्यों चाहिए, पेपर जमा करने पड़ते हैं, जिससे लोग लोन कम लेते हैं। बात समझ गए? तो ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ तो लोगों ने लोन कम लिया, और अगर इसे हटा दें तो लोग लोन ज्यादा लेंगे। तो उससे भी बात समझ गए। सो इंट्रोडक्शन होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, और अगर इसे विड्रॉ कर लो या फिर हटा दो तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगी, क्योंकि लोग लोन ज्यादा लेंगे। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और होगा, वो है मोरल सुएशन। कुछ नहीं है बच्चा, आरबीआई जो भी डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है, कॉमर्शियल बैंक को फॉलो करना ही पड़ता है, मानना ही पड़ता है। यह है मोरल सुएशन, कुछ नहीं है, हटाओ लगाओ कुछ नहीं। आरबीआई जो भी कहेगी कॉमर्शियल बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। देखो, इट इज लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस टू दी कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक के लिए एडवाइस होती है कि आरबीआई की डायरेक्शंस को फॉलो किया जाए। ठीक है, बाकी आरबीआई बताती है कि इन्फ्लेशन होगा तो आपको लोन कम देना है, आरबीआई कहती है कि अगर डिफ्लेशन होगा तो लोगों को लोन ज्यादा देना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो बच्चा लोग और कुछ है क्या? नहीं है और कुछ। ठीक है, देखो, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े अभी आज की क्लास में। कौन कौन से पढ़े? एक है क्वांटिटेटिव, दूसरे हैं क्वालिटेटिव। यहां पर हमने 6 पॉइंट पढ़े। देखो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये हैं 3 आपके रेट यानी कि दर। ठीक है, देन सीआरआर और एसएलआर, ये हैं आपके रेशियो। ध्यान रखना, रेशियो या परसेंटेज, ये रेट ये रेशियो, और एक आपको स्पेशली ध्यान रखना है, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो 6 के 6 याद रहेंगे यहां पर, और 3 पॉइंट यहां थे बिल्कुल आसान थे, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट और मोरल सुएशन। और कुछ बच्चा? तो और कुछ भी नहीं। तो आज की क्लास में और इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही। यार आजकल व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो आप लोग। ठीक है, बाकी क्लास समझ में आई हो, चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, बाकी कमेंट करके अपने ओपिनियन बताना, और आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।